हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुब्रतो मजुमदार। वेलकम टू सुब्रतो ऑटोटेक यूट्यूब चैनल। आज जो सब्जेक्ट लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए जिन्होंने ड्राइव करना पसंद करते हैं। और आज हम लोग इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट को चूज किया है जिसके नाम है क्लस्टर मीटर और क्लस्टर इंडिकेशन। क्योंकि ये इंजन के अंदर सारा गाड़ी जो रहता है उसके अंदर अगर कहीं भी अगर इलेक्ट्रिकल अगर फेलियर होता है, कोई भी सेंसर रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाते, कोई भी एक्चुएटर रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाते, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये शो करते रहता है। और ये जो यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम जो आ रहा है ये हम लोग देखते रहता है कई भी टाइम में अगर सिस्टम के अंदर फेलियर होता है, क्योंकि ये खुद सेल्फ जेनरेटेड मतलब खुद के प्रॉब्लम खुद निकालते हैं। तो जब खुद के प्रॉब्लम खुद निकालते हैं उसके बाद अगर कहीं भी अगर प्रॉब्लम नहीं मिलते तो ऑटोमेटिकली लाइट बंद हो जाते हैं। अगर उसके अंदर कहीं भी अगर प्रॉब्लम रह जाते तो ये क्लस्टर मीटर के अंदर ये लाइट ब्लिंकिंग होता है, जलते रहता है। तो ये इंडिकेशन दे रहा है हम लोग के, क्योंकि नियरेस्ट सर्विस सेंटर में लेके उसको दिखाने के लिए। और इसके साथ साथ जो क्लस्टर मीटर लेके हम लोग चर्चा करते तो 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग बता सकता है। एक तो आ रहा है टेकोमीटर जिसको हम लोग बताते हैं इंजन आरपीएम मीटर, और दूसरा आ रहा है स्पीडोमीटर मतलब गाड़ी कितने स्पीड में हम लोग चला रहा है, तो वो इंडिकेशन दिखाने के लिए यहाँ पे स्पीडोमीटर भी हम लोग इस्तेमाल किया। थर्ड पॉइंट जो आ रहा है फ्यूल गेज, फ्यूल जो टैंक जो रहता है, फ्यूल टैंक कितने फ्यूल भरा हुआ है, कितने किलोमीटर तक जा सकता है, तो इसी के दरुन यहाँ पे वो इंडिकेशन भी आ रहा है। नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट जो आ रहा है टेम्परेचर गेज, क्योंकि इंजन जब हम लोग चलाते रहता है उसका टेम्परेचर जो नॉर्मल है कि नहीं है ना एबनॉर्मल में चला गया, अगर ज्यादा तक ज्यादा अगर चला जाते तो इंजन ओवरहीटिंग हो जाते। तो इसीलिए ये टेम्परेचर मीटर जो रहता है ये यहाँ पे वो गेज भी हम लोग डाला है। और इसके साथ साथ जो लास्ट पॉइंट जो है, जो सारा क्लस्टर मीटर के ऊपर ये जलते रहता है, जो लाइटिंग सिस्टम लाइटिंग इंडिकेटर जो हम लोग बताते हैं वार्निंग एंड लाइटिंग इंडिकेटर्स, तो यहाँ पे जलते रहता है। तो ये सारा लाइट तब भी आते हैं जब इसके अंदर कोई ना कोई सिस्टम फेलियर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कहीं भी रीजन से अगर ये खराब होता है और उसी हिसाब से अगर हम लोग चलाते रहता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है ये एक्चुअली प्रॉब्लम किस में है, हम लोग चलाते रहता है, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे मैं जरूर बताएंगे आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है। गाड़ी स्टार्ट करने के साथ साथ जितने भी लाइट रहता है ये सारा लाइट ऑफ होना चाहिए, ये सारा लाइट बंद होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे चर्चा करेंगे जो क्लस्टर मीटर लेके, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लाइट भी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे तो एक नंबर जो इंडिकेशन आ रहा है जो वार्निंग दे रहा है ये आ रहा है MIL लाइट, मेल फंक्शन इंडिकेशन लैम्प। अगर इंजन में अगर सेंसर रिले इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में अगर कोई भी सेंसर अगर फेलियर होता है, कोई भी एक्चुएटर अगर फेलियर होता है, वायरिंग में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे ये लाइट जल जाते हैं। दूसरा नंबर जो आ रहा है ये टायर प्रेशर, जो इसको हम लोग बता सकते हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग लैम्प, क्योंकि अगर टायर प्रेशर कम रहता है तब भी लाइट जलते, अगर उस सेंसर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाते तब भी जल जाते, अगर सेंसर डैमेज होता है तब भी जल जाते, अगर सेंसर अगर हम लोग इंटरचेंज किया है, प्रॉपर तरीके से लर्निंग किया नहीं है, कोडिंग किया नहीं है, तब भी ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग लाइट जल जाते। इसके बाद जो सब्जेक्ट लेके मैं यहाँ पे चर्चा करेंगे जो ये इंजन ऑयल, ये स्टार्ट होने के थोड़ा सेकेंड बाद ये लाइट बंद हो जाते हैं, और ये लाइट फिर स्टार्ट होने के बाद अगर जलते रहता है तो इसका ये इंडिकेशन दे रहा है इंजन के अंदर जो इंजन ऑयल होना चाहिए, सफिशिएंट इंजन ऑयल होना चाहिए, ये वो सफिशिएंट इंजन ऑयल है नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो ऑयल प्रेशर स्विच वो अगर खराब रहता है, शॉर्ट रहता है, वायरिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है तब भी ये जलते रहता है। लेकिन मैक्सिमम जो चांसेस होता है इंजन ऑयल लेवल अगर कम होता है तब ये जलता है, क्योंकि वो प्रेशर सही तरीके से बना नहीं सकता है पंप, इसीलिए यहाँ पे ये लाइट जलते रहता है। अगर इसी सिचुएशन में अगर हम लोग ज्यादा तक ज्यादा गाड़ी चलाए तो इंजन 100% यहाँ पे सीज होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि इंजन ओवरहीटिंग होके इंजन सीज हो जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है ये बैटरी चार्जिंग सिस्टम, प्रॉपर तरीके से अगर वो ऑल्टरनेटर चार्ज दे रहा है कि नहीं है बैटरी, तो उसमें अगर कहीं भी चार्जिंग रिलेटेड अगर कहीं भी प्रॉब्लम अगर आ जाते तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये चार्जिंग लाइट जल जाएंगे। तो ये जो चार्जिंग सिस्टम हम लोग 2 तरीके से डिवाइड कर सकता है, एक नंबर लो चार्जिंग और अंडर चार्जिंग, और दूसरा नंबर जो आ रहा है ये ओवर चार्जिंग। अगर नॉर्मल से अगर नीचे आ जाते तो दैट इज लो चार्जिंग, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली लाइट ब्लिंकिंग होंगे। और इसी सिचुएशन में अगर गाड़ी हम लोग कंटिन्यूअसली अगर चलाते रहता है
तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो गाड़ी है ज्यादा दूर तक हम लोग चला नहीं सकते क्योंकि ऑटोमेटिकली इंजन जो रहता है उसका जो इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए वो ज्यादा टाइम तक दे नहीं सकता है क्योंकि ये धीरे धीरे चार्जिंग घट रहा है। तो इसी के दौरान इंजन भी बंद हो, एक सर्टेन पीरियड जाने के बाद इंजन बंद हो जाएंगे। और ये जो आ रहा है ये इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग, ईपीएस भी हम लोग बताते हैं, बहुत सारा टाइम में हम लोग बताते हैं एमडीपीएस, मोटर डिपेंड पावर स्टीयरिंग भी बताते हैं। तो ये मोटर डिपेंड पावर स्टीयरिंग के अंदर बहुत ज्यादा सेंसर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर एक्चुएटर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मोटर भी इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल मॉड्यूल भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसके अंदर कई भी अगर तरीका से अगर प्रॉब्लम आ जाते तो ये लाइट जलते रहता है और इसका इंडिकेशन ये दे रहा है जो मोटर डिपेंड पावर स्टीयरिंग सिस्टम के अंदर कोई ना कोई फेलियर है तो तुरंत उसको रेक्टिफिकेशन कराइए। इसके बाद में चर्चा करेंगे एयरबैग सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए क्योंकि गाड़ी जब एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के टाइम में ये हम लोग को सेव कराते, सामने में जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, जो एयरबैग खोल जाते हैं सामने में, जो हम लोग को सेव कराने के लिए हम लोग इस्तेमाल किया है। तो अगर इस तरीके से गाड़ी में लाइट जलते रहता है स्टार्ट होने के बाद भी, तो मतलब एयरबैग सिस्टम में कोई ना कोई फेलियर है, सेंसर फेलियर है, चाहे एक्चुएटर फेलियर हो सकता है, चाहे कंट्रोल मॉड्यूल फेलियर हो सकता है, चाहे वायरिंग के अंदर भी पांच हो सकता है, फेलियर हो सकता है। तो इसी सिचुएशन में अगर गाड़ी चलाए तो गाड़ी जब क्रैश होंगे, एक्सीडेंट होंगे, एयरबैग नहीं भी खोल सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। इसके बाद जो आ रहा है ये सीट बेल्ट रिमाइंडर, क्योंकि गाड़ी चला जब भी हम लोग सीट में बैठे तो ये हर बंदा को, हर अच्छा जो ड्राइव करते उनका आदत होना चाहिए ये सीट बेल्ट लगाना, जब तुरंत गाड़ी में बैठने के साथ साथ ये सीट बेल्ट भी लगाना चाहिए। इसके बाद जो चर्चा करेंगे यहाँ पे ब्रेक सिस्टम, क्योंकि अगर वो हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर कहीं भी अगर लीकेज रहता है, अगर हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर ऑयल अगर लीकेज होके निकाल जाते तो एक सर्टेन पीरियड तक ब्रेक हम लोग अप्लाई कर सकता है। उसके बाद ये जितने भी ब्रेक दबाएंगे तो वो ब्रेक काम नहीं करेंगे, जिसको हम लोग ब्रेक फेल बता सकते हैं। तो इसी सिचुएशन में बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है जो ब्रेक ऑयल अगर लेवल अगर कम होता है, कम तभी होंगे जब लीकेज रहता है। तो इसी सिचुएशन में हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे, नियरेस्ट सर्विस स्टेशन में उसको लेके जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे चर्चा करेंगे जो एबीएस एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, ये भी ब्रेक के साथ ही जुड़ा हुआ है क्योंकि हर गाड़ी में अभी जितने भी गाड़ी प्रोडक्शन हो रहा है तो 100% गाड़ी में अभी एबीएस एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम एंड एयरबैग सिस्टम ये जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, क्योंकि ये सेफ्टी डिवाइस है, इसीलिए हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जितने भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, सेंसर रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाते हैं, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम मोटर अगर खराब होता है तब ये लाइट जल जाते हैं, सेंसर अगर व्हील स्पीड सेंसर खराब होता है, पांच होता है तो तब भी लाइट जल जाता है। इसके बाद जो चर्चा करेंगे यहाँ पे इमोबिलाइजर सिस्टम। इमोबिलाइजर सिस्टम के अंदर कहीं भी अगर प्रॉब्लम होता है तो तब गाड़ी स्टार्ट नहीं होंगे, इंजन स्टार्ट नहीं होंगे। तो ये लाइट अगर ब्लिंकिंग हो रहा है तो तुरंत नियरेस्ट वर्कशॉप में लेके जाके उसको दिखाना है, उसका कोई ट्रैवल कोड आ रहा है कि नहीं है उसको चेक कराना है, उसी हिसाब से उसका जो रिपेयर करना चाहिए उसी हिसाब से उसको रिपेयर भी करना है। इसके बाद जो मैं यहाँ पे चर्चा करेंगे ये बहुत ही हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम में हम लोग यहाँ पे देखते रहता है, जब भी हम लोग गाड़ी चलाते तो हम लोग को पता नहीं चलते ये कितने किलोमीटर तक गाड़ी जा सकता है जो फ्यूल अभी डला हुआ है। तो मैं यहाँ पे चर्चा करेंगे जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक एम्प्टी एक फुल, अगर ये मिडिल में अगर रहता है तो मतलब 50%, अगर ये फर्स्ट जो मार्क किया गया अगर उसी पोजीशन में रहता है तो 25%, अगर मिडिल में आ जाते हैं तो 50%, अगर थर्ड अगर जो मार्क रहता है वहां पे अगर आ जाते हैं तो 75%, अगर एफ रहता है तो 100% यहाँ पे टैंक में फ्यूल भरा हुआ है। तो ये फ्यूल से कितने किलोमीटर जा सकता है ये अप्रोक्स, ये नॉट फिक्स्ड, ऐसा नहीं है मतलब ये जो बता रहा है वही होगा, एकदम भी नहीं है। तो आप जिस तरीका से गाड़ी चला रहा है तो उसी हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन करते, तो उसी हिसाब से उन्होंने अप्रोक्स 1 किलोमीटर बताते। वो किलोमीटर जैसे यहाँ पे जो फ्यूल यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा है, जो फ्यूल यहाँ पे दिखा रहा है ये अप्रोक्स 115 किलोमीटर तक जा सकता है, तब भी जा सकता है जिस हिसाब से उन्होंने गाड़ी चला रहा है, जो लास्ट 300 मीटर तक उन्होंने चलाया तो उसी हिसाब से अगर गाड़ी चलाते तो यहाँ पे 115 किलोमीटर तक उन्होंने जा सकता है। इसके बाद जो आ रहा है इसको हम लोग बताते हैं एवरेज माइलेज। पहले जो मैंने चर्चा किया ये डिस्टेंस टू एम्प्टी, तो दूसरा जो आ रहा है ये आ रहा है एवरेज, मतलब अभी जिस हिसाब से आप गाड़ी चला रहा है। मैंने एक ही चीज बताया, जब फ्यूल रिफिल किया है, जब हम लोग
गाड़ी चलाते रहता है वो उसके अंदर एक मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है, क्योंकि ये एवरी 300 मीटर जब भी हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो उसके ऊपर एक एवरेज कैलकुलेशन करके हम लोग यहाँ पे बताते हैं एवरेज माइलेज। जैसे यहाँ पे अभी बता रहा है 16.6 किलोमीटर पर लीटर, तो ये अप्रोक्स। और इसके बाद जो मैं यहाँ पे चर्चा करेंगे ये आ रहा है टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस। ये जो आउटसाइड जो टेम्परेचर रहता है, जो एम्बिएंट टेम्परेचर रहता है, वो टेम्परेचर कैलकुलेट करके यहाँ पे बताते हैं ये आउटसाइड टेम्परेचर कितने यहाँ पे रहता है। और इसके बाद जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये टोटल किलोमीटर अभी तक गाड़ी जब से उन्होंने लिया है उस दिन से लेके आज तक कितने किलोमीटर उन्होंने चला लिया है, तो वो यहाँ पे रीडिंग दे रहा है। जैसे यहाँ पे बता रहा है 14,994 किलोमीटर उन्होंने चला लिया। तो ये मेन जो किलोमीटर जो हम लोग बता दे, तो ये मेन और ओडो किलोमीटर भी हम लोग यहाँ पे बता सकता है। यहाँ पे और भी एक इंडिकेशन आ जाते हैं, जैसे गियर शिफ्टिंग पोजीशन। अगर मैनुअल ट्रांसमिशन होता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम लोग देख सकते हैं क्लस्टर मीटर के ऊपर ये जो एरो मार्क जो रहता है, अगर एरो मार्क इसी तरीके से रहता है तो मतलब ये आप शिफ्ट करने के लिए, मतलब अभी 4th गियर चल रहा है तो 5th गियर में डालने के लिए अगर एरो मार्क नीचे की तरफ अगर आ रहा है तो ये डाउन शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम में हम लोग को आदत ही रहता है अगर 2nd गियर में गाड़ी चल रहा है तो चलने दो, कोई बात नहीं। अगर 4th गियर में चल रहा है लेकिन स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो इंजन से आवाज आ रहा है लेकिन उसके बाद भी हम लोग गियर चेंज नहीं करते, तो ये माइलेज के ऊपर भी डिपेंड होता है, उसके ऊपर भी इफेक्ट, माइलेज के ऊपर भी यहाँ पे इफेक्ट आ जाते हैं। तो मेरा कहना है कि है जो इंडिकेशन जिस तरीका से बताते हैं तो उसी तरीका से उसको चलाना है। तो दोस्तों ये है क्लस्टर मीटर, इंडिकेशन, लैंप और क्लस्टर मीटर को लेके मैंने चर्चा किया है। तो मैं जितने भी चर्चा किया है आप लोग को शायद पसंद हुआ है। अगर ये टॉपिक्स अगर पसंद हुआ है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उनके साथ कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर सुब्रत ऑटोटेक यूट्यूब चैनल।